बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को भेजा नोटिस। 11 में से अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने सद्दाम और इंतजार को दी अंतरिम जमानत। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान की तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। कई जगह छापेमारी। बुलंदशहर में भी बिना मास्क के भीड़ जुटाने और भाषण देने का केस दर्ज। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की रिमांड के लिए पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई। पुलिस प्रवेश का फोन भी ढूंढ रही है। फोन से बनाया गया था बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। गाजियाबाद कांड में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के साथ आई स्थानीय बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की तस्वीर। कई तस्वीरों में उम्मेद पहलवान भी विधायक के साथ नजर आ रहा है। बुजुर्ग पिटाई कांड में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, मारपीट करने वालों में सभी समुदाय के लोग शामिल थे। बिना सोचे समझे वीडियो वायरल किया गया। पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश थी। गाजियाबाद की घटना को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहना गलत नहीं होगा। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप। कहा, यूपी में दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने का नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं किया। ट्विटर के अधिकारी आज शाम 4 बजे आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने होंगे पेश। प्राइवेसी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर होंगे सवाल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोली, सरकार ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती है, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उसे बुलडोज करना चाहती है। वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आज दोपहर 1 बजे दिल्ली लौटेंगे पशुपति पारस और उनके साथी सांसद। चुनाव आयोग से मिलकर एलजेपी पर दावा ठोकने की संभावना। एलजेपी में चाचा गुट ने पशुपति पारस को नया अध्यक्ष चुना। चाचा गुट की ओर से बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस निर्विरोध निर्वाचित। पटना में सूरजभान सिंह ने किया औपचारिक ऐलान। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में पशुपति पारस का दावा। कहा, मैं निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ा। पार्टी के अंदर तानाशाही की वजह से ऐसा हुआ। पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर बोले चिराग पासवान। कहा, निष्कासित नेताओं ने चाचा को पार्टी का अध्यक्ष चुना। पार्टी के 99% लोग मेरे साथ हैं। पार्टी के लिए कोर्ट जाना पड़ा तो जाऊंगा। चुनाव आयोग से पारस गुट को पार्टी का चिन्ह और झंडा इस्तेमाल करने से रोकने की मांग भी की। चिराग पासवान ने पारस गुट की बैठक को असंवैधानिक बताया। रविवार को होगी एलजेपी चिराग गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2024 तक चिराग को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर लगेगी मुहर। एलजेपी में टूट को लेकर चिराग पासवान जल्द सड़क पर उतरेंगे। बिहार में निकालेंगे संघर्ष यात्रा। चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से हो सकती है यात्रा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर दी जानकारी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से भी मिले। बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल की लड़ाई तेज। ममता बनर्जी ने कहा, राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाने के लिए पीएम मोदी को 3 बार चिट्ठी लिखी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राज्यपाल पर साधा निशाना। बोले, राज्यपाल बीजेपी सदस्य की तरह काम कर रहे हैं। बंगाल सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। नंदीग्राम के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर शिकायत। याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता ने जनता के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने दूसरी बार हारता हुआ देखना दिलचस्प होगा। यूपी में चुनावी मोल भाव शुरू। निषाद पार्टी ने बीजेपी को धमकाया। कहा, मांग नहीं मानेंगे तो अलग लड़ेंगे चुनाव। मन के मुताबिक सीटें और फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना की फाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी। केजरीवाल ने कहा, हमारी योजना कानून के मुताबिक है, कोरोना काल में इसे रोकना गलत। एलजी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह रविवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कलह को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर दोनों में चर्चा होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिल्ली में विधायकों को राहुल गांधी से मिलवाया। दिल्ली में है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह पर कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का बयान। कहा, 2-3 विधायक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मदद से एम्स के कराए गए सीरो सर्वे का अनुमान, कोरोना की दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी तीसरी लहर। 62% लोगों को हो चुका है कोरोना। कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत 9 शहरों में अब उपलब्ध होगी कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। कंपनी ने ट्वीट कर जानकारी। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को बना सकता है घातक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एबीपी न्यूज से बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। कहा, सावधानी बरतने की जरूरत है, हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर गांधी परिवार को लेकर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का जवाब। सोनिया गांधी ने वैक्सीन की दोनों डोज ली। प्रियंका गांधी ने पहली डोज लगवाई। राहुल संक्रमित थे, इसलिए समय पर लगवाएंगे टीका। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 158 नए केस सामने आए, 10 लोगों की मौत। कोरोना की संक्रमण दर 0.2% हुई। हरिद्वार में कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कराया। 2 लैब पर कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का आरोप। एमपी में गुना के जिला अस्पताल में कर्मचारी शराब पार्टी करते दिखे। ये सब हुआ जिला अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों के लिए फॉर्मूला तय। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। 12वीं के नतीजों में 10वीं, 11वीं 30% और 12वीं में प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए आईसीएसई बोर्ड ने 6 साल के अंकों के औसत को बनाएगा आधार। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, अगले साल भी 12वीं का रिजल्ट इसी आधार पर जारी होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से हालात सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। काले कपड़े और बैंड पहनकर जताएंगे विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की हमलों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। रायपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराया। कोरोना काल में दवाइयों पर की गई टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले, आंदोलन चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा और छेड़छाड़ होना ठीक नहीं। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई। अगर हुआ है तो सरकार हमें बताए। दिल्ली के करीब टिक्करी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर एक शख्स मुकेश को जलाने का आरोप। मुकेश की मौत हुई। अनिल विज बोले, मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जांच की जा रही है। मुंबई के मनसुख मर्डर केस में जांच कर रही एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 28 जून तक एनआईए की हिरासत में भेजा। सबूत मिटाने, साजिश में शामिल होने का आरोप। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। घर से छापेमारी में एक रिवॉल्वर मिला। एनजीओ पीस फाउंडेशन
से दस्तावेज और प्रिंटर जब्त किए गए। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड था प्रदीप शर्मा। मनसुख की हत्या प्रदीप शर्मा के लोगों ने की थी। हत्याकांड में इस्तेमाल कार भी उपलब्ध कराई थी। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम सतीश और मनीष बताया जा रहा है। मनसुख हत्याकांड में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एंटीलिया केस में बीजेपी का शिवसेना पर निशाना। राम कदम ने कहा, पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता शामिल हैं। एक के बाद एक शिवसेना नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। मुंबई में ड्रग्स मामले में कोर्ट ने दिवंगत सुशांत राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका खारिज की, लेकिन पिठानी को शादी के लिए पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर रहने की इजाजत दी। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए देवांगना, नताशा और आसिफ जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शुरुआत करते हैं मौसम की मार की खबर से। साल बदला है, लेकिन नेपाल से सटे बिहार और यूपी के जिलों का हाल नहीं बदला है। एक बड़ी आबादी फिर बाढ़ की चपेट में है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पड़ोसी मुल्क नेपाल में मानसून तबाही बनकर तैर रहा है, लेकिन खौफ सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों में भी नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से भारी बाढ़ आ गई है। बिहार के बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, भागलपुर में बाढ़ का कहर है। यूपी के श्रावस्त, बहराइच, महाराजगंज और आजमगढ़ में भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में ट्रैक्टर पर सवार ये लोग बिहार के गोपालगंज में हैं। बाढ़ का इलाके में ऐसा कहर टूटा है कि लोग अपना आशियाना छोड़ खाना बदोश होने को मजबूर हैं। घर छोड़ते वक्त जिसके हाथ में जो आया वो सहेज कर अपने साथ निकल पड़ा। खाना बदोश होना इनके लिए किसी बॉलीवुड गाने की धुन नहीं, बल्कि नियति बन गई है। ये नियति 1-2 नहीं, कुल 750 परिवारों की बन गई है, जिन्हें राहत कैंपों में पहुंचाया गया है और करीब 200 परिवारों को अब भी बाढ़ के इस मझधार से निकालने की कोशिश जारी है। खाने पीने को लेकर माल कुछ नहीं, सब कोई तो तबाही में जा रहा है। तस्वीरें एक जैसी हैं, लेकिन जगह बदल गई है। ये पूर्वी चंपारण का इलाका है। बाढ़ ने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है और जहां सड़क पानी के आगे नतमस्तक हुई, वहां लोग नाव पर सवार होकर जिंदगी बचाने में जुटे हैं। घरों का सामान पोटली में बांधकर लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित जगह नजर घुमाकर भी नहीं दिखती। हर तरफ पानी की लहर ही नजर आती है। तस्वीर बिहार के बेतिया की है। सिर पर सेहरा बांधे ये दूल्हा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन दूल्हा जान जोखिम में डालकर जिंदगी की नई शुरुआत करने को मजबूर है और जोखिम के इस सफर में कई बाराती भी मौजूद हैं। भारी बाढ़ बारिश से पूरा इलाका जलमग्न है और चारों तरफ सिर्फ मटमैला पानी ही नजर आ रहा है। खेतों के जलमग्न होने की तस्वीर बिहार के रोहतास की है। जहां नजर जाती है वहां पानी का सैलाब ही नजर आता है। जिन घरों के किनारे फसल लहरा रही थी वहां लबालब पानी भरा है। कई घर पानी की चपेट में है। ईंट का भट्टा भी पानी में डूबता नजर आ रहा है। बिहार के बाद अब यूपी का हाल भी देख लीजिए। महाराजगंज में भी नेपाल का छोड़ा हुआ पानी कहर बरपा रहा है। गंडक, व्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी से चुनौती दोगुनी हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौजूदा समय के सबसे बड़े राजनीतिक विवाद की, जिसमें चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। लड़ाई पार्टी की है, पार्टी के लिए है। सवाल उठता है कि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन रामविलास का असली वारिस है कौन? बगावत के पन्ने पलटते पलटते गुरुवार को पटना में आखिर वो मौका भी आया जब पशुपति पारस गुट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। बागी गुट की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में हुए चुनाव में पशुपति पारस के मुकाबले कोई मैदान में खड़ा भी नहीं हुआ और पारस निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए।
बगावत के इस बाढ़ में अलग थलग पड़े चिराग पार्टी अध्यक्ष के पद पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र से पार्टी चलती है। पहले सुन लीजिए आप, अलूद प्रश्न मत क्या कीजिए। ये प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, पहले सुनो यार। प्रजातंत्र से पार्टी चलती है, प्रजातंत्र से देश चलता है, प्रजातंत्र से संविधान चलता है। और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप। चाचा को गद्दार और भतीजे को तानाशाह बताने वाली इस लड़ाई का अगला ठिकाना अब दिल्ली है। पशुपति पारस समेत बागी 5 सांसद आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पारस गुट अब चुनाव आयोग से मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी पर अपना दावा करने वाला है। हालांकि चिराग का कहना है कि ये अब एलजेपी के सांसद ही नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। पशुपति पारस लोकसभा अध्यक्ष से संसदीय दल का नेता बनने की हरी झंडी भी ले चुके हैं, जिसके खिलाफ चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। रविवार को चिराग गुट ने अपनी बैठक बुलाई है, जहां 2024 तक के लिए चिराग पासवान को एलजेपी का अध्यक्ष चुना जाएगा। चिराग सिर्फ कानूनी दांवपेच से ही नहीं, बल्कि जनता की अदालत में भी चाचा को चित करना चाहते हैं। इसलिए तबीयत ठीक होने के बाद चिराग बिहार में यात्रा निकाल सकते हैं। इसकी शुरुआत उसी हाजीपुर से करने का अनुमान है, जो नाम रामविलास पासवान से जुड़ा है और जहां से अब पशुपति पारस सांसद हैं। तो पशुपति पारस बागी गुट के ही सही, लेकिन घर यानी एलजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए, जिसे चिराग पासवान मान्यता नहीं दे रहे हैं। पार्टी के संविधान को हथियार बनाकर चिराग पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज से करीब 61 साल पहले 1960 में आई फिल्म 14वीं के चांद में शकील बदायूनी ने ये गीत लिखा था। तब से न जाने कितने मौकों पर ये गीत चरितार्थ होता नजर आया है और अब पासवान परिवार के झगड़े पर भी ये बिल्कुल फिट बैठता दिख रहा है। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? जब से पासवान परिवार में बगावत के शोले उठे हैं, तब से ही पशुपति पारस के तेवर बदले हुए हैं। गुरुवार को बागी गुट की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद की बात उठाई, तो पारस का पारा हाई हो गया। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? दरअसल पशुपति पारस दलित सेना के भी अध्यक्ष हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। अब चिराग भी चाचा पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना, जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा, उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। पार्टी और परिवार को लेकर बरपे इस हंगामे में केंद्र में कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी हैं। पारस गुट ने चिराग के खिलाफ बगावत की चिंगारी ही इसी बात पर छेड़ी है कि नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ना गलत रणनीति थी। फिलहाल पार्टी पर अधिकार की ये लड़ाई कोर्ट तक जाती दिख रही है। बिल्कुल मल्लिका, बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सवाल सुनकर नहीं भड़के। जब हमारी संवाददाता निधिश्री ने पशुपति पारस से बात की, तो एक बार फिर से भड़क गए। मजबूरी का डिसीजन है, ये खुशी का कोई डिसीजन नहीं है।
पार्टी हमारी बिखर रही थी, पार्टी बिहार में कमज़ोर हो गया था, तो पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में आ गई थी। और पासवान जी का ये सपना था कि समाज का जो शोषित दल है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सामाजिक दृष्टिकोण से जो गरीब है, सबको हम आगे लेके चलें। सर आप कहीं न कहीं हम लोग भटक रहे थे, तो अंत में ये तय हुआ कि चलो भाई पार्टी को पुनर्जीवित किया जाए। और हमारे दल में हम लोग 6 सांसद हैं, तो 5 सांसद की राय हुई कि हम लोग नेता परिवर्तन करें। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि दल में कुछ लोग जो नाराज हैं उनको मैं जोड़ के पार्टी को मैं आगे ले जाऊं। ये आप पर आरोप है कि आपने भतीजे की पीठ में खंजर घोंपा। हमारे पास खंजर है क्या? हम खंजर भोंगे कहाँ? खंजर तो आपने सियासी तरीका अपनाया। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत है। देखिए ये सब गलत है। हाँ, पार्टी में डेमोक्रेसी जो था, एक बाहरी और सामाजिक तत्व आकर के पार्टी में घुसा, पार्टी और परिवार में उसने, और पार्टी और परिवार में को दूरी बढ़ा दिया और तानाशाही व्यवस्था के तहत वो डिसीजन लिया जिसका दुष्परिणाम है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में, भविष्य में जो कोई भी हमसे जो नाराज़ हैं, चाहे पार्टी के लोग हों या परिवार के लोग हों, जैसे भी हो, हाथ जोड़ के हो, पैर पकड़ के हो, मैं सबको मनाने का प्रयास करूँगा। मुझे एक बात बताइए कि नीतीश जी का बयान आया था जब आपके बड़े भाई रामविलास पासवान बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। रामविलास पासवान ने लगातार चिट्ठियां लिखी, लेकिन नीतीश जी उनका जवाब नहीं दिए। लेकिन उस नीतीश कुमार को आप अपना सहयोगी विकास पुरुष बता रहे हैं, तो भाई से प्रेम और नीतीश। नहीं 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 नहीं, आपको किसने कह दिया कि पासवान जी बात किए, चिट्ठी लिखे? किसने कह दिया? कहाँ सब सुन लिए? ऐसा नहीं। देखिए ऐसा आलूल जरूर प्रश्न हमसे मत क्या कीजिए। ऐसा कहीं प्रेस मीडिया में नहीं आया कि पासवान जी चिट्ठी लिखे और नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, गलत न्यूज़ है। चलिए तो सर, लेकिन चलिए गलत न्यूज़ है। आखिरी सवाल है सर मेरा, आखिरी सवाल है सर मेरा, एक सवाल ले लीजिए। आपने कुछ आलूल जरूर प्रश्न का जवाब मैंने नहीं, अब नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के उन्नाव में प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस ने बचाव का ऐसा तरीका निकाला जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस का मजाक उड़ने लगा। अब पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। सिर पर हेलमेट की जगह प्लास्टिक का स्टूल और हाथों में शील्ड की जगह बांस की टोकरी। कुछ इस तरह से भीड़ के पथराव का मुकाबला करने यूपी पुलिस पहुंची। जुगाड़ से आत्मरक्षा करने वाली ये तस्वीरें उन्नाव जिले के अकरमपुर कोतवाली से आई हैं, जहां बुधवार को एक सड़क हादसे में हुई 2 लोगों की मौत से नाराज ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक उन्नाव शुक्लागंज राजमार्ग जाम किया। विरोध रोकने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, तो बचाव के लिए पुलिस वालों को ये अनोखा वैकल्पिक उपाय अपनाना पड़ा। इस घटना की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर विपक्ष ने सवाल उठाया। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उन्नाव की इस घटना का फोटो ट्वीट करते हुए यूपी पुलिस पर तंज कसा। यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में एक्शन में नजर आए। आईजी रेंज लखनऊ ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक, प्रभारी चौकी इंचार्ज और 2 अन्य कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। साथ ही 43 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज, इनको निलंबित किया गया है और अन्य 2 कांस्टेबल्स को भी निलंबित किया गया है जो एंटी राइट गियर प्रॉपर्ली नहीं पहने हुए थे। और सर्कल ऑफिसर सीओ सिटी का भी इसमें एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है और जो मौके पे फोर्स था जिसमें से कुछ लोग एंटी राइट इक्विपमेंट नहीं पहने हुए थे, उसका क्या कारण था। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में पुलिस कर्मियों का ऐसा अनप्रोफेशनल रवैया सुरक्षा को लेकर उनकी गंभीरता भी बताता है। और आगे बढ़ते हैं, हम बात देश के 14 लाख छात्रों की करेंगे। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तैयार किया है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया। ज्यादा जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सीबीएसई बोर्ड में अब छात्रों के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के आधार पर फाइनल होंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें नतीजों के लिए तय फॉर्मूला बताया गया। सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले के मुताबिक 10वीं, 11वीं के फाइनल रिजल्ट और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को अब 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के बेस्ट मार्क्स को लिया जाएगा।
इसी तरह 11वीं के 5 विषय का औसत लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम या प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। यानी 10वीं और 11वीं का नंबर 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी जब कोरोना के हालात ठीक रहेंगे। फॉर्मूले के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि जैसे ही हमारा रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो अब हम उसके लिए परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे कि जिससे बच्चों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं अगर सेटिस्फाइड नहीं है। और जैसे ही कोई कंड्यूसिव टाइम हमको मिलेगा हम जल्दी से जल्दी उनका परीक्षा कराने का प्रयास करेंगे। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को रिजल्ट फॉर्मूला लाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। उसके बाद बोर्ड ने कमेटी बनाई। उसी कमेटी ने ये फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की खबर आपको दिखा देते हैं। कैसी तस्वीर जो दिल्ली से आई है वो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीती रात दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फुटओवर ब्रिज में अचानक आग लग गई। मेन रास्ते पर लगी इस आग से हड़कंप मच गया। फौरन दमकल विभाग को बुलाया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि आग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। जिस समय आग लगी उस समय नीचे सड़क पर गाड़ियां भी आ जा रही थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पर शाहीन बाग का प्रदर्शन भी हुआ था। मुख्य सड़क पर ही फुटओवर ब्रिज पर देखिए काफी भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस आग की वजह से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और जिस समय ये आग लगी उस समय आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि नीचे आवाजाही चल रही थी। सड़क पर गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला जारी था। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान की तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें कई जगह छापेमारी। बुलंदशहर में भी बिना मास्क के भीड़ जुटाने और भाषण देने का केस दर्ज। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर की रिमांड के लिए पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई। पुलिस प्रवेश का फोन भी ढूंढ रही है। फोन से बनाया गया था बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो। गाजियाबाद कांड में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर के साथ आई स्थानीय बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तस्वीर। कई तस्वीरों में उमेद पहलवान भी विधायक के साथ। बुजुर्ग पिटाई कांड में यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। कहा, मारपीट करने वालों में सभी सुविधा के लोग शामिल थे। बिना सोचे समझे वीडियो वायरल किया गया। पश्चिमी यूपी में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश थी। गाजियाबाद की घटना को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहना गलत नहीं होगा। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा आरोप। कहा, यूपी में दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने का नियम है तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं किया गया। ट्विटर के अधिकारी आज शाम 4 बजे आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। प्राइवेसी और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर होंगे सवाल। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। बोली, सरकार ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती है, वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो उसे बुलडोज करना चाहती है। वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आज दोपहर 1 बजे दिल्ली लौटेंगे पशुपति पारस और उनके साथी सांसद। चुनाव आयोग से मिलकर एलजेपी पर दावा ठोकने की संभावना। एलजेपी में चाचा गुट ने पशुपति पारस को नया अध्यक्ष चुना। चाचा गुट की ओर से बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस निर्विरोध निर्वाचित। पटना में सूरजभान सिंह ने किया औपचारिक ऐलान। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में पशुपति पारस का दावा। कहा, मैं निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ा। पार्टी के अंदर तानाशाही की वजह से ऐसा हुआ। पशुपति पारस के अध्यक्ष बनने पर बोले चिराग पासवान। कहा, निष्कासित नेताओं ने चाचा को पार्टी का अध्यक्ष चुना। पार्टी के 99% लोग मेरे साथ हैं। पार्टी के लिए कोर्ट जाना पड़ा तो जाऊंगा। चुनाव आयोग से पारस गुट को पार्टी का चिन्ह और झंडा इस्तेमाल करने से रोकने की मांग भी थी। चिराग पासवान ने पारस गुट की बैठक को असंवैधानिक बताया। रविवार को होगी एलजेपी चिराग गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2024 तक चिराग को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने पर लगेगी मुहर।
एलजेपी में टूट को लेकर चिराग पासवान जल्द सड़क पर उतरेंगे। बिहार में निकालेंगे संघर्ष यात्रा। चाचा पशुपति पारस के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से हो सकती है यात्रा की शुरुआत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से भी मिले। बंगाल में ममता सरकार और राज्यपाल की लड़ाई तेज। ममता बनर्जी ने कहा राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाने के लिए पीएम मोदी को 3 बार चिट्ठी लिखी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राज्यपाल पर निशाना साधा। बोले राज्यपाल बीजेपी सदस्य की तरह काम कर रहे हैं, बंगाल सरकार को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। नंदीग्राम के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर शिकायत। याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा ममता ने जनता के फैसले को चुनौती दी है, उन्हें दूसरी बार हारता हुआ देखना दिलचस्प होगा। यूपी में चुनावी मोलभाव शुरू। निषाद पार्टी ने बीजेपी को धमकाया। कहा मांग नहीं मानेंगे तो अलग लड़ेंगे चुनाव। मन के मुताबिक सीटें और फिलहाल मंत्रिमंडल में जगह देने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना की फाइल फिर से एलजी को भेजी। केजरीवाल ने कहा हमारी योजना कानून के मुताबिक है, कोरोना काल में इसे रोकना गलत। एलजी ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह रविवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कलह को लेकर कमेटी की रिपोर्ट पर दोनों में चर्चा होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायक कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दिल्ली में विधायकों को राहुल गांधी से मिलवाया। दिल्ली में है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह पर कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का बयान। कहा 2-3 विधायक पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इसी तरह कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की मदद से एम्स के कराए गए सीरो सर्वे का अनुमान कोरोना की दूसरी लहर की तरह खतरनाक नहीं होगी। तीसरी लहर 62% लोगों को हो चुका है कोरोना। कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम आज से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुरुआत। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत 9 शहरों में अब उपलब्ध होगी कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। कंपनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर को बना सकता है खतरनाक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक में विशेषज्ञों ने जताई चिंता। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एबीपी न्यूज से बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे। कहा सावधानी बरतने की जरूरत है, हमें इसकी तैयारी रखनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर गांधी परिवार को लेकर बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस का जवाब। सोनिया गांधी ने वैक्सीन की दोनों डोज ली। प्रियंका गांधी ने पहली डोज लगवाई। राहुल संक्रमित थे, इसीलिए समय पर लगवाएंगे टीका। दिल्ली में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 158 नए केस आए सामने। 10 लोगों की मौत। कोरोना की संक्रमण दर 0.2% हुई। हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया। डीएम के निर्देश पर सीएमओ ने मुकदमा दर्ज कराया। 2 लैब पर कोरोना की फर्जी टेस्टिंग का आरोप। एमपी में गुना के जिला अस्पताल में कर्मचारी शराब पार्टी करते दिखे। ये सब हुआ जिला अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों के लिए फॉर्मूला तय। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के अंकों के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। 12वीं के नतीजों में 10वीं, 11वीं के 30% और 12वीं में प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट के 40% नंबर जोड़े जाएंगे। सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए आईसीएसई बोर्ड 6 साल के अंकों के औसत को बनाएगा आधार। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले अगले साल भी 12वीं का रिजल्ट इसी आधार पर जारी होना चाहिए क्योंकि कोरोना से हालात सामान्य होने में अभी लगेगा लंबा वक्त। डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। काले कपड़े और बैंड पहनकर जताएंगे विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के हमलों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। रायपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराया। कोरोना काल में दवाइयों पर की गई टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले आंदोलन चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा और छेड़छाड़ होना ठीक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के बयान पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है। अगर हुआ है तो सरकार हमें बताए। दिल्ली के करीब टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर एक शख्स मुकेश को जलाने का आरोप। मुकेश की मौत हुई। अनिल विज बोले मामले में FIR दर्ज हुई है, जांच की जा रही है। शिवसेना भवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाले शिव सैनिकों से मिले महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक बवाली कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। मुंबई के मनसुख मर्डर केस में जांच कर रही NIA ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 28 जून तक NIA की हिरासत में भेजा। सबूत मिटाने साजिश में शामिल होने का आरोप। NIA ने प्रदीप शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की। घर से छापेमारी में एक रिवॉल्वर मिला। NGO PS फाउंडेशन से दस्तावेज और प्रिंटर जब्त किए गए। NIA सूत्रों के मुताबिक मनसुख हत्याकांड का मास्टरमाइंड था प्रदीप शर्मा। मनसुख की हत्या प्रदीप शर्मा के लोगों ने की थी। हत्याकांड में इस्तेमाल कार भी उपलब्ध कराई थी। NIA ने प्रदीप शर्मा के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम सतीश और मनीष बताया जा रहा है। मनसुख हत्याकांड में अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एंटीलिया केस में बीजेपी का शिवसेना पर निशाना। राम कदम ने कहा पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता शामिल हैं। एक के बाद एक शिवसेना नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। मुंबई में ड्रग्स मामले में कोर्ट ने दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका खारिज की, लेकिन पिठानी को शादी के लिए पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर रहने की इजाजत दी। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा हुए दिवांगना नताशा और आसिफ। जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार के हाजीपुर में बैंक से लूटे गए पैसे बरामद। 11 जून को HDFC बैंक से 5 लुटेरों ने दिन दहाड़े 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटे थे। बिहार STF और 3 जिलों की पुलिस ने मिलकर 93 लाख रुपए बरामद कर लिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हाईकोर्ट के जज की सुरक्षा में तैनात जवान जावेद की आतंकियों ने की हत्या। आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। अलवर के रहने वाले 42 साल के CRPF के जवान शेर सिंह श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए आतंकी हमले में शहीद। बुधवार को आतंकियों ने घात लगाकर CRPF की गाड़ी पर फायरिंग की थी। नेपाल से सटे बिहार और यूपी के इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। नेपाल से 4.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक बैराज में छोड़ा गया। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के पानी से दहशत। नेपाल से गंडक नदी में 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद 6 ब्लॉक के 50 गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी में नहाने गए 5 बच्चे डूबे। गांव वालों की मदद से एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। एक की मौत, 3 बच्चों की तलाश जारी। भागलपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारी में जुटे स्थानीय लोग पेड़ों पर रहने के लिए बना रहे हैं मचान। बिहार के कैमूर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। अनुमंडल अस्पताल समेत DSP और पुलिसकर्मियों के आवास में भरा पानी। बिहार के रोहतास में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों एकड़ जमीन में जल जमाव से बर्बाद होने की कगार पर धान का बिचड़ा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का कहर। कई दर्जन गांव जलमग्न हुए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटा प्रशासन। यूपी के महाराजगंज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं 3 नदियां।
भरवाहिया नाले का तटबंध टूटा, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के बहराइच में लगातार 5 दिनों से बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। घाघरा नदी में 3 बैराजों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से खतरनाक स्तर पर जलस्तर। वाराणसी में 9 घंटे की बारिश के बाद हर दावे की पोल खुली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कई नेताओं ने पानी में चलकर प्रदर्शन किया। पिछले 4 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश और नेपाल की ओर से घाघरा नदी में छोड़े जाने की आशंका के चलते आजमगढ़ प्रशासन सतर्क। बाढ़ संभावित इलाकों में स्थापित 10 बाढ़ चौकियों को सक्रिय किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन के रोज बाउल मैदान पर होगा मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। 6 बल्लेबाज, 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। मिताली राज और झूलन गोस्वामी ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। भारत की ओर से सबसे अधिक समय तक टेस्ट मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी। मिताली और झूलन का टेस्ट करियर 19 साल 154 दिन का हो गया। ओवरऑल मिताली झूलन से आगे सिर्फ सचिन ही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की कुर्सी छीनी। नियम तोड़ने के आरोप में नपे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप भी रद्द। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। 8 खिलाड़ियों का पहला ओलंपिक। स्टार स्ट्राइकर रानी रामपाल संभालेंगी टीम की कमान। दिग्गज टेनिस प्लेयर राफेल नडाल का बड़ा फैसला। इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स और विंबलडन में हिस्सा नहीं लेंगे। 16 साल लंबे करियर के बाद सर्जियो रामोस छोड़ेंगे रियल मैड्रिड का साथ। रामोस ने क्लब के लिए जीते कुल 22 खिताब, जिसमें 4 चैंपियंस लीग और 5 लीग्स भी शामिल। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज का विरोध। चंडीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के लोगों ने किया प्रदर्शन। फिल्म बैन की मांग। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई, क्योंकि आपकी जेब पर आज फिर मार पड़ी है। पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया है। ताज़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे दें। आज पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 28 पैसे महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल आपको 96 रुपये 93 पैसे में मिलेगा और डीजल 87 रुपये 69 पैसे का दिल्ली में हो गया है। आपको हमने लगातार अपडेट्स दे रहे हैं किस तरीके से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कल कुछ राहत मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। ये 25 दिनों में अगर हम बात करें तो 6 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। लगातार आपकी जेब पर मार पड़ रही है और आज पेट्रोल और डीजल में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दुखद खबर आ रही है, लेकिन इसकी जानकारी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। ये खबर आपको बता देते हैं। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच गई है। इनमें से 20 लाख लोगों की मौत पिछले 166 दिनों में हुई है। अमेरिका, ब्राजील, रूस और मेक्सिको ये वो देश हैं जहां कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा होने वाली मौत जिन देशों में हुई है उसमें भारत भी शामिल है। तो अहम जानकारी जरूर है, लेकिन ये बेहद दुखद खबर भी है। कई लोग हैं जिन्होंने इस महामारी में अपनी जान गंवाई है। बीच अंतर्राष्ट्रीय मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई। दुनिया के 2 शक्तिशाली देश जब शांति की बात कर रहे हैं, इस बीच दुनिया को भड़काने वाला बयान दे दिया है तानाशाह किम जोंग ने। काफी दिनों से शांत चल रहे किम जोंग ने अमेरिका से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। पार्टी की बैठक में किम जोंग उन ने आदेश जारी किया है कि अमेरिका से बातचीत के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 2-2 हाथ करने की तैयारी ज्यादा जरूरी है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़कर बातचीत की तरफ आने के लिए कहा था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च में दिल्ली एम्स की अगुवाई में WHO ने कोरोना से जुड़ी एक रिसर्च की शुरुआत की थी और अब उसके नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि तीसरी लहर अगर आई भी तो बच्चों पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।
देश में अगर कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसके खतरे का दायरा कितना होगा या हो सकता है, ये जानने के लिए दिल्ली एम्स ने WHO के साथ मिलकर दिल्ली, बल्लभगढ़, भुवनेश्वर, गोरखपुर, पुदुचेरी, अगरतला में सीरो सर्वे कराया था और लोगों के सैंपल लिए थे ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि कितने लोग कोरोना संक्रमण के सामने एक्सपोज हुए हैं या उनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई है। शहरी इलाकों में 1001 लोगों पर स्टडी की गई, जिसमें 748 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी ये अंदाजा लगाया गया कि 74.7% लोगों में एंटीबॉडी बनी। ग्रामीण इलाकों में 3508 लोगों पर स्टडी हुई, जिसमें से 2063 सीरो पॉजिटिव पाए गए, यानी 58.8% लोगों के शरीर ने कोरोना का कवच तैयार किया। 4509 लोगों पर की गई स्टडी में 62% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी मिली है, यानी कोरोना संक्रमित होकर भी ठीक हो चुके हैं। गोरखपुर में 80 से 90% लोग संक्रमित मिले हैं। ये इंटरिम रिजल्ट है, स्टडी भी ऑनगोइंग है। स्टडी जो है ये लंबी चलने वाली है। ये करीब हमारे 4500 के सैंपल्स के ऊपर रिजल्ट लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली के सैंपल्स हैं, अर्बन एरिया के सैंपल्स हैं, रूरल एरिया के सैंपल्स हैं। इतने सैंपल्स हमारे पास थे जिसकी अभी एनालिसिस हुई है, लेकिन अभी कुछ सैंपल्स इन जगह से भी आने बाकी है और पौंडीचेरी से भी। इस स्टडी की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक वयस्क लोगों में और बच्चों में संक्रमण लगभग बराबर हुआ है। 18 साल से कम उम्र के लोगों में 55.7% और 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों में 63.5% का संक्रमण हो चुका है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे की जो बात कही जा रही है, उम्मीद है वैसा नहीं होगा, यानी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो भी हमारे पास सैंपल था, हमने जब उसका अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि करीब बच्चों में और जो बड़े लोग हैं उनमें अच्छी खासी सीरो पॉजिटिविटी है। बच्चों में कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है सीरो पॉजिटिविटी, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। जानकारों की माने तो स्टडी के नतीजे ये साबित करते हैं कि देश की ज्यादातर आबादी कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, क्योंकि वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में खतरा बरकरार है। तो बच्चों की वैक्सीनेशन से जुड़ी यह अहम जानकारी प्रतिमा ने आपको दी। शुक्रिया प्रतिमा। और देखिए, जानकार पहले ये कह रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का असर ज्यादा नहीं होगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा, जो एम्स सीरोलॉजिकल प्रेवलेंस स्टडी के ऑथर भी हैं। डॉक्टर पुनीत, स्वागत है आपका नमस्ते भारत में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भले ही बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, लेकिन संक्रमण का खतरा तो बच्चों के लिए बरकरार है ही ना? नहीं, बच्चों के लिए खतरा है। और देखिए, इस स्टडी का सीधा जो पर्पस था, कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये जो मिड टर्म एनालिसिस हमने की है, इंटरव्यू की है, इसका एक सबसे जो जरूरी पहलू था, हमने क्यों की है, क्योंकि काफी जगह से ऐसी खबर आ रही थी कि अगर अगली वेव आती है तो उसमें बच्चों को ज्यादा संक्रमित करेगी। क्योंकि एपिडेमियोलॉजिस्ट होने के नाते कई सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट इस चीज से सहमत नहीं थे, तो हमें ये चाहिए था कि जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो हम उस पर नहीं बोल सकते थे। इस बीच हमें जो साक्ष्य मिले हैं उससे ये है कि कई जगह बच्चों में भी उतनी ही परसेंटेज में एंटीबॉडीज मिले हैं जितने कि एडल्ट्स में है। लेकिन अगर आप कुछ जगह देखेंगे बच्चों में कम है, जैसे अगरतला की हम बात करते हैं, तो इसका एक जो मतलब निकाला जाना चाहिए वो ये है कि जो भी हमारे पास सैंपल है, जो भी हमने स्टडी की है, क्योंकि मिड टर्म एनालिसिस है और हमें इस स्टडी में करीब 10,000 लोगों का सैंपल लेना है और अभी हम 4500 करीब 4500 लोगों का ले पाए हैं। तो इससे जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि अधिकांश जगह करीब उसी संख्या में बच्चे परसेंटेज में संक्रमित हुए हैं जैसे कि एडल्ट हुए हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है जहाँ पर सारी चीजें एक समान नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब ये हमारे यहाँ सेकेंड वेव आई थी पैंडेमिक की, तो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा इसमें प्रभावित हुए थे, कुछ राज्यों में ऐसा नहीं था। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसको आप पूरी तरह से इस संदर्भ में ना लें कि पूरे देश में शायद ये हालत होगी। उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीरो सर्वेलेंस करने पड़ेंगे और उसमें बच्चों को भी शामिल करना पड़ेगा। जी, इस अध्ययन की जो खास बात थी इसमें यह था कि पहली बार हमने 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया। इससे पहले भारत में
सीरो सर्विलेंस के द्वारा 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों का कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं था। और वो जो भी हमारे पास डाटा है वो यही कहता है कि अधिकांश जगह बच्चों में भी करीब उतना ही संक्रमण है जितना कि वयस्क लोगों में हुआ जी है। डॉक्टर पुनीत, देश के हर वो माता पिता जो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनके मन में बहुत तरह के संशय हैं, सवाल हैं। उनके लिए आपकी क्या राय है कि बच्चे भी अगर उसी तरीके से संक्रमित होंगे जैसे एडल्ट हुए थे तो कैसे अपने बच्चों को वो सुरक्षित रखें? देखिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो संक्रमण फैलने का एक तरीका है, जो माध्यम है, वो एक ही है। ऐसा नहीं कि बच्चों में किसी अलग तरीके से फैल रहा है, बड़ों में अलग तरीके से फैल रहा है। जहाँ तक बात यह है कि बच्चों में इसकी जो सीवियरिटी है वो कम देखी गई है एडल्ट के मामले में, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले कोविड के मामले में डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपना और अपने बच्चों का बचाव कर सकते हैं। जो अभी तक हमारे पास साधन उपलब्ध हैं उसमें यही है कि आप जहां तक जरूरी हो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को साफ रखें और जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। और अब जो सबसे अहम चीज आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी संक्रमित नहीं हुए हैं, तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए जो वैक्सीन है वो एक बहुत ही प्रभावकारी माध्यम है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे तो यस, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अभी देखिए वैक्सीन हम एक साथ पूरे देश में नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीरो सर्वे करनी चाहिए, जहाँ पर अभी प्रेवलेंस कम है, यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन उतना नहीं हुआ है, वहाँ पर हमें वैक्सीन प्रायोरिटी में देनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो इम्यून हो जाएं और इस बीमारी से हम बच सकें। बिल्कुल, मतलब प्रायोरिटी सेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे सवालों का जवाब दिया और हम यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप को इस समस्या से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। गाजियाबाद के लोनी कांड में पुलिस की लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है। इस केस में पुलिस ने कार्रवाई में देरी की, कई मौकों पर ऐसी चूक की जिससे मामला और उलझ गया। देखिए रिपोर्ट। कुछ लोगों ने जानबूझ के इन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित शुरू कर दिया, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। इस मामले के बाद अब कार्रवाई कर पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पुलिस ने लापरवाहियां भी बरती, जिससे केस की गुत्थी उलझ गई। लापरवाही नंबर 1, आरोपियों की गिरफ्तारी में 7 दिन क्यों लगे? 5 जून की घटना की एफआईआर पुलिस ने 7 जून को दर्ज की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद की गई। वीडियो 13 जून की रात को वायरल हुआ और गिरफ्तारी 14 जून को की गई। लापरवाही नंबर 2, प्रवेश के घर के सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ली? वो तो विवेचना में निकल आएगा, इसमें कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। ये चूंकि जो अब तक एविडेंसेस मिले हैं वो एक क्लियर कट स्टोरी बना रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हमको हर व्यक्ति का इस पूरे घटनाक्रम में अपना अपना इंटरेस्ट, मोटिव समझ में आ रहा है। लापरवाही नंबर 3, कब मिलेगा पुलिस को वीडियो वाला मोबाइल? लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन ने अगर 24 घंटे के अंदर ही मामला दर्ज करके कार्रवाई की होती तो बात इतनी नहीं फैलती, लेकिन एक थाने की लापरवाही से ही मामला इतना संगीन हो गया। गाजियाबाद से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले को लेकर रोज एक नया पेज सामने आ रहा है, रोज नए सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हमारे संवाददाता मनोज वर्मा। सीधा मनोज से बात करते हैं। मनोज, गाजियाबाद पुलिस अब लगातार सक्रियता तो दिखा रही है, लेकिन क्या शुरुआती चूक अब भारी पड़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि शुरुआती जो चूक थी वो गाजियाबाद पुलिस पर ज़रूर भारी पड़ रही है। उसकी वजह ये है कि अभी तक पुलिस को वो मोबाइल नहीं मिला है जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था। वो मोबाइल परवेश गुजर का मोबाइल था। परवेश गुजर इस वक्त जेल के अंदर बंद है। अगर शुरुआत में ही 7 तारीख को मामला दर्ज करने के बाद पुलिस जाग गई होती और तभी आरोपियों की धरपकड़ की गई होती तो शायद वो मोबाइल रिकवर हो जाता और ओरिजिनल वीडियो भी पुलिस को मिल जाता। इतना ही नहीं, ये पूरी की पूरी जो घटना थी वो परवेश गुजर के घर पर ही हुई थी। वहाँ पर 4 CCTV कैमरे लगे हैं। पुलिस ने CCTV का जो DVR था वो भी पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद वहां से लिया। उसके अंदर भी फुटेज ऑटो डिलीट हो चुकी है। तो 2 बहुत बड़े एविडेंस जो थे वो शुरुआती ही
तफ्तीश में अगर पुलिस अपने पास ले लेती तो मामला इतना बड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए और कहानी को पूरी क्लियर करने के लिए। बिल्कुल मनोज, सवाल ये भी है कि जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में प्रवेश, उससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो क्या जब उससे पूछताछ होगी उसके बाद तमाम जो सवाल इस वक्त उभर रहे हैं हर किसी के मन में, उनके जवाब मिल जाएंगे माना जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर आज प्रवेश की रिमांड अदालत से मिल जाती है तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिरकार उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि प्रवेश के मोबाइल से ही वीडियो बनाया गया था और अभी तक पुलिस को वो मोबाइल रिकवर नहीं हुआ है। अगर मोबाइल रिकवर हो जाता है, उसमें वीडियो नहीं होता है, तो भी पुलिस उसको फॉरेंसिक के थ्रू वीडियो को रिकवर कर सकती है। तो अगर मोबाइल मिल जाता है तो बहुत अहम कड़ी होगा पुलिस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रवेश गुजर से पूछे जाने हैं। अभी तक इस पूरे मामले के अंदर बाकी आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन प्रवेश गुजर इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रवेश गुजर किसी और मामले में जेल में बंद है। तो अगर उसकी आज रिमांड मिल जाती है तो तमाम सवालों की जो फहरिस्त पुलिस ने प्रवेश गुजर के लिए बनाई हुई है उससे पूछताछ की जाएगी और ये जो कहानी है थोड़ी और सुलझती नजर आएगी। ज्यादा दिन नहीं बीते जब दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। केस कम हुए तो सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की। दिल्ली की 2 सब्जी मंडियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की है तो दूसरी तस्वीर दिल्ली के ही ओखला मंडी की है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ कोरोना से कहर बरप रहा था। लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के केस कम हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में एक दिन की राहत के बाद दोबारा से पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आया है। पेट्रोल डीजल आज फिर से महंगा हुआ है। तकरीबन एक दिन की राहत के बाद वापस से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अगर बात करें तो पेट्रोल पर 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल पर 28 पैसे की। आज का ताज़ा भाव क्या है पेट्रोल और डीजल का, वो आपको सीधे पेट्रोल पंप से ही दिखाते हैं। अब देखिए इस वक्त जो ताज़ा डीजल का भाव है वो है 87 रुपीज़ 73 पैसे। कल तक यही दाम जो था वो तकरीबन 28 पैसे कम था, लेकिन आज 28 पैसे की बढ़ोतरी के बाद रेट पहुंच गया इस भाव तक। और अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 96 रुपीज़ 97 पैसे पहुंच गया है, यानी कि कल के दाम के मुकाबले इसमें भी 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें तो कभी देखा जा रहा है कि लगातार हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल हो रहा है, तो कभी 1 या 2 दिन की रोकथाम के बाद फिर वापस से दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और एक आम आदमी के लिए रोज़ इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम देखना वाकई ही एक चिंता का सबक बना हुआ है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो आपने देखी हमारी सहयोगी मधिया खान की एक खास रिपोर्ट। और आज फिल्मी फ्राइडे है और आज हमारे साथ हर शुक्रवार की तरह जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान मयंक शेखर। उनसे जानेंगे कि आज वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की डोज के लिए क्या कुछ खास है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं इरफान जी का। मुझे लगता है कार्टून कंप्लीट हो गया। इरफान जी जी हाँ, देखिए आप जिस बंगले के बारे में आपसे बात हो रही थी, आप वो बंगला देख रहे हैं, उसको देखिए। आपने क्या पढ़ा इसके बारे में बताइए जल्दी से। ये तो मुझे एलजीपी का चुनाव चिन्ह वाला बंगला नजर आ रहा है। जी, चिराग की जो रोशनी थी वो इस बंगले के लिहाज से वाकई में बहुत कम थी, लेकिन देखना ये होगा कि वर्तमान में दिया गया इसके ऊपर जो उजाला है वो कब तक जारी रहता है और कैसा रहेगा। यानी बिहार में चल रही सियासी हलचल और उठा पटक को आपने अपने कार्टून के जरिए बहुत खूबसूरती से उकेरा इरफान जी, शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।